अगर हमारे लोग आईएएस आईपीएस हो जाएं तो क्या उनकी पहचान होती समाज में? बहुत बड़ा दलित अधिकारी, दलित आईपीएस, दलित आईएएस ही की पहचान। लेकिन मेरी पहचान पार्लियामेंट में, भारत के संसद में एक दलित नेता की, एक दलित एमपी की थी। आदरणीय बंधुओं, केपी चौधरी जी के माँ और पिताजी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। सर्वप्रथम मैं उन दोनों पुण्यात्माओं को मन की गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बंधुओं, यहाँ पर जोशी जी बैठे हैं, इंजीनियर साहब राजेंद्र जी हैं, सागर साहब हैं, भगवान बुद्ध जी हैं, उमेश जी, ये सारे, अगर मैं दो चार नाम लेकर के मैं फंस न जाऊं, मैं सबके साथ मैंने काम किया है। चौधरी साहब तो खास तौर से मेरे बड़े प्रिय थे। मैं इनको अनुज के समान ही महत्व देता था। किंतु आज इस कार्यक्रम में बड़ी गंभीर बातें, और मुझे ऐसा लगा था इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम, इसमें हम कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और 2-3 घंटे अच्छे ढंग से बीत जाएंगे। और सचमुच में ऐसा ही हुआ था। मैं शुरू में आया था, जो ही मैंने पुष्पांजलि अर्पित किया तो एक क्षण के लिए मैं इन दोनों पुण्यात्माओं में, वो तो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा था, लेकिन फ्लैशबैक में मैं, ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने माँ पिताजी को ही पुष्पांजलि कर रहा हूँ। हम लोग साधारण ऐसे ही एक परिवार हम लोगों का भी था, लेकिन परिस्थितियों ने असाधारण बना दिया। मेरी माँ बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, मेरे पिताजी भी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी थे और बहुत सारे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी जब वाराणसी में छिपने आते थे, अंग्रेजों से बचने के लिए आते थे, देश के दुश्मनों को सबक सिखाने की मनसा से आते थे, तो मेरी माँ उनको भोजन इत्यादि का प्रबंध करती थी। और मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ कि जिनकी माँ ने चंद्रशेखर आजाद, मदननाथ गुप्त, देवी कृपलानी, डॉक्टर अंबेडकर, और मैं अगर काशीराम जी की भी बात करूं तो ऐसे लोगों को मेरे घर पर खाना खाने का अवसर मिला और मेरी माँ ने उन्हें खिलाया। और इसी श्रद्धांजलि कार्यक्रम के माध्यम से मैं आज अगर अतीत में जाता हूँ तो बहुत सारी बातें चलचित्र के समान सामने उभरने लगती। बड़ा योगदान होता है ऐसे परिवार में, ऐसे माँ बाप का, जहाँ अभाव हो, समस्याएं हो, सामाजिक भेदभाव हो, और बावजूद उसमें एक अपने पीढ़ियों को सिंचित करके उन्हें आगे बढ़ाने की उत्सुकता हो, अभिलाषा हो, एक प्रतिबद्धता हो, तो वो असरकारी होता है। और उसका परिणाम होता है कि केपी चौधरी जैसे लोग इमर्ज करते हैं सोसाइटी में, ऊपर आते हैं और उन दुख दर्दों को जो झेले रहते हैं उसको आभास करते हुए समाज के कल्याण के लिए अपना जीवन लगा देते हैं। मैं बहुत लंबा नहीं बोलना चाहता, यहाँ सभी लोग हैं, मैं तो लोग जानते हैं मेरे बारे में, कभी बताया भी, मैं कमीशन का चेयरमैन था, मैं एमपी था वाराणसी से, और बहुत सारे
भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख पदों पर भी मैंने काम किया है। यहाँ मैंने प्रवक्ताओं को देखा है, बहन जी प्रवक्ता हैं, वो कहाँ गए, इंद्रेश जी प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और कांग्रेस पार्टी के भी एक बम्बई के प्रवक्ता वो बैठे हुए हैं। इधर आ जाए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते नहीं, ठीक है, बैठने दीजिए। साधारण कार्यकर्ता है कि इस कार्यक्रम में एक से एक हस्तियां बैठी हैं, मैं सबको देख रहा हूँ, जो जहां जिसको स्थान मिल गया है वहां। तो मैं बहुत बातें तो नहीं कहना चाहता, लेकिन दो एक बातें जरूर आया है, और अगर सामने आई हैं तो उन बातों को थोड़ा सा उस पर विचार करना चाहिए। जैसे हमारे कुछ साथियों ने संविधान परिवर्तन की बात की। क्या भारत में आज भी किसी के पास ऐसी मानसिक हैसियत है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को परिवर्तित करने की स्थिति में है? मैं देखता हूं और मैं देख रहा हूं आने वाले समय को। मैं काशी का हूं, मैं शास्त्री हूं, मैंने अतीत को देखा है, वर्तमान को मैं देख रहा हूं, और मैं भारत के भविष्य को भी देख रहा हूं। कोई नहीं परिवर्तित कर सकता, इस बात के लिए तो आश्वस्त रहिए। भारत का संविधान अभी विगत 100-200 सालों में नहीं परिवर्तित होने वाला है, लेकिन इस प्रकार की भ्रांतियां जरूर आ रही हैं, जिनको हम लोगों को फंसाया जाता है, उलझाया जाता है, गलत गलत विषय में लगा करके हम लोगों की एनर्जी को डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है। हम लोगों को मछली की आंख जैसे कृष्ण को अर्जुन को दिख रहा था, हमें उस तरह से होना चाहिए। हमें इधर उधर एक बहुत ऐसा फेज चल रहा है जो भारत के आने वाले 10, 20, 50 साल, 100 साल का जो भविष्य वो तय करने वाला ये समय है, और ऐसे समय को हम लोग बर्बाद न करें इन फालतू चीजों। हमें कैसे विकास, आज हमारे क्या दलित समस्या विकास की समस्या है क्या? कौन कहता है विकास की समस्या है? अगर हम लोगों में से किसी को 100 करोड़ रुपए आज मिल जाए तो क्या उसकी दलित समस्या समाप्त हो जाएगी? नो, नॉट एट ऑल। उसको पैसे वाला दलित कहा जाएगा। ये अधिकारी बैठे हैं, अगर हमारे लोग IAS IPS हो जाएं तो क्या उनकी पहचान होती समाज में? बहुत बड़ा दलित अधिकारी, दलित IPS, दलित IAS ही की पहचान। दलित कलेक्टर है। 10 हम लोग 20 लाख लोगों के बीच में, मैं चुनाव जीत करके जब वाराणसी से दिल्ली पहुंचा था तो मेरी क्या पहचान थी? 20 लाख लोगों में से मैं आया था चुन करके, वो भी चुन करके आया, लेकिन मेरी पहचान पार्लियामेंट में, भारत के संसद में एक दलित नेता की, एक दलित MP की थी। बड़ी मेहनत से हमारे बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं, और जब प्रैक्टिस करने के लिए समाज में जाते हैं तो उनको जानते हैं क्या पहचान मिलती है? दलित डॉक्टर, दलित इंजीनियर। हम कितना विकास कर ले, विकास इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं कि हम राष्ट्रपति बन जाएं? वो तो एक्सट्रीम है ना भारत में विकास का। बावजूद हमारी पहचान क्या रहती है? दलित राष्ट्रपति की। अभी दलित प्रधानमंत्री तो नहीं बना है, लेकिन जिस दिन दलित प्रधानमंत्री बनेगा उस दिन उसकी यही पहचान होगी, दलित प्रधानमंत्री। तो कहां विकास का मुद्दा रह गया? ये किसने कह दिया विकास का मुद्दा है? गरीबी का, अशिक्षा का मुद्दा है, वर्ण व्यवस्था का मुद्दा है। ये सामाजिक समस्या है, और आज तक हमने यही आइडेंटिफाई नहीं किया कि सामाजिक समस्या है तो इसका निदान कैसे होगा। बाबा साहेब ने हम लोगों को यहाँ तक पहुंचा दिया, तो आज हम इस स्थिति में हो चुके हैं कि हम इसके आगे की बात को सोच सकें। हम उतनी ही बातों पर नहीं संतोष कर सकते। यहाँ तक तो बाबा साहेब ने हम लोगों को पहुंचा ही दिया है, अब आगे का मार्ग देखना है। एक ब्राह्मण जब पैदा होता है तो उसको जितनी सामाजिक ताकत होती है पैदा होते ही,
क्या किसी दलित में वो सामाजिक ताकत होता है? हमें वो ताकत कैसे मिलेगा? हमारे में सामाजिक ताकत का ट्रांसफर कैसे होगा? क्या ये कहीं संविधान में कहीं कुछ लिखा है? और जब तक हमें सामाजिक ताकत नहीं मिलेगा, दलित समस्या का कोई समाधान नहीं। गरीबी और शिक्षा ये सब तो कॉमन, एक हर व्यक्ति का, हर देश के नागरिक का, आदर्श नागरिक का की आवश्यकता है। और उसकी इस आवश्यकता को पूरा करना ये सरकार का दायित्व है। ये हम लोगों का दायित्व नहीं है कि हम लोग चंदा इकट्ठा करें और किसी व्यक्ति को पैसा दें, उसको पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करें। एक आदर्श कल्याणकारी सरकार का ये जिम्मेदारी होता है। इसलिए मौका कभी ये लगाइए कहीं कि हम लोग बैठें जी सर, और डिस्कस करें, ठीक हमारे इंटेलेक्चुअल बैठें और डिस्कस करें ठीक सर, कि हम सामाजिक, हम आर्थिक ताकत का ट्रांसफर तो कर देते हैं आरक्षण और सारी चीजों के माध्यम से, हम शैक्षणिक ताकत तो पा लेते हैं, हम लोग उच्च शिक्षाओं में चले जाते हैं, लेकिन हम सामाजिक ताकत का ट्रांसफर कैसे करें? एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, उच्च सोकाल्ड उच्च वर्णीय जातियों के लोग, उनको जितनी ताकत है वो ताकत हमें कैसे मिले? और जब तक वो ताकत नहीं मिलती है, बाबा साहेब के सपनों को पूरा करना मुझे लगता है कि नामुमकिन है। इसलिए हमें सामाजिक ताकत की जरूरत है। और सामाजिक ताकत कैसे है, इस पर मैंने काम किया है, किसी दिन बैठा जाएगा। मैं तो बाकायदे विश्व स्तर पर, जैसे एक अर्थशास्त्र होता है, नागरिक शास्त्र होता है, या समाज शास्त्र होता है, ऐसे ही मैं इन समस्याओं के समाधान के लिए और वैश्विक रूप से इसका आकलन करने के लिए एक नए विषय के ही साथ में उपस्थित हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा विषय हो जिसके माध्यम से भारत में जो जातिवाद है, कास्टिज्म, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में ऐसी ही समस्या है, रेसिज्म, काले गोरे का भेद है, और पूरी दुनिया भर में क्लासिज्म यानी वर्ग भेद है, अमीरी गरीबी का, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। एक अमीर गरीब से वैसे ही भेदभाव करता है जैसे गोरे लोग काले लोगों के साथ, या उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों के साथ। इन तीनों समस्या का समाधान कैसे हो, उस पर मैंने काम करके बाबा साहेब के ही विचारों के आलोक में मैंने एक साइंस ऑफ सोशल हार्मनी का नया सब्जेक्ट का ही प्रतिपादन कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि बुनियादी ढंग से इन तीनों समस्या का समाधान विश्व स्तर पर। अगर आप लोगों का प्यार स्नेह मिलेगा, हम लोग इस विषय को आगे लेकर के चलेंगे। पर आज इस कार्यक्रम में श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है। मैं दिल की गहराइयों से पुनः चौधरी साहब के माँ पिताजी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। हालांकि कहना मैं भी कुछ चाहता था, मेरे मन में मेरी माँ की भी अस्काई थी। मेरी माँ ने एक निर्णय लिया था अपने समय में। हम तो खटीक जाति से हैं, हमारी जाति का कार्य ही है मांस काटना, बेचना। लेकिन मेरी माँ ने एक निर्णय लिया था, बिल्कुल पढ़ी लिखी, लेकिन बड़े लोगों को देखती थी, चंद्रशेखर ऐसे लोगों को देखती थी, अंबेडकर जी जैसे, प्रोफेसर राजाराम शास्त्री जो रिनाउंड समाज शास्त्री थे, उनको अनेकों बार भोजन कराएंगे। तो देखती थी तो उनको लगता था हमारे भी बच्चे आगे बढ़े, लेकिन कैसे आगे बढ़ेंगे। तो उन दिनों उन्होंने एक निर्णय लिया था कि मेरे घर में कभी भी नॉन वेज और अल्कोहल नहीं आएगा, और इससे जो बचत होगी मैं अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई पर खर्च करूंगा। और इसका परिणाम निकला था कि हम लोग 5 भाई और 4 बहनें सगे, और सभी लोग पढ़ाई लिखाई करके हम लोग आगे। मेरे
एक भाई मुझसे पहले, वो भी 3 बार चुनाव जीते थे, सांसद थे। मैं भी सांसद था, मैं सबसे छोटा था परिवार भाई बहन। मेरे एक भाई डॉक्टर, अभी वो रिटायर हुए हैं सीएमओ पोस्ट से। 2 भाई बिजनेस करते हैं, और घर में तो अब डॉक्टर इंजीनियर की लाइन लगी हुई है। लेकिन ये वही एक निर्णय था जो एक अपढ़ माँ बाप ने एक निश्चय किया था कि हमारे घर में के वातावरण को शुद्ध करें। आज इस अवसर पर मैं चौधरी जी के माँ पिताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, मैं अपने भी माँ पिताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात में विराम देता हूँ। धन्यवाद।